जय हिंद भाई। ये आज की जो क्लास है इसमें जीके के जो क्वेश्चन रहते हैं आपके वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लग रहा है। यहाँ पर है, पणजी किस नदी के तट पर स्थित है। पणजी जो है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पणजी है क्या, ठीक है, और फिर आपको पता होना चाहिए कि नदी कौन सी नदी पर स्थित है। तो पणजी क्या है भाई, गोवा की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? गोवा जो है उसकी कैपिटल क्या है भाई, पणजी है। और ये किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी। किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। तो नदियों से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इसमें सारे के सारे इंक्लूड कर रखे हैं। जैसे यहाँ पर है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर, ठीक है ना। अयोध्या की अगर पूछता है तो सरयू नदी के तट पर है। अगर आगरा पूछे, दिल्ली पूछे, मथुरा, अगर इनमें से कोई पूछता है तो वो किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे पर है। उसके बाद में लखनऊ पूछा जाए तो किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे पर है। हरिद्वार पूछ ले, वाराणसी, ऋषिकेश, कानपुर, पटना किस नदी के किनारे पर है? तो ये सारे के सारे किस नदी पर है? गंगा नदी के किनारे पर है। उसके बाद है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? ठीक है ना, अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर है? तो साबरमती किस नदी के किनारे पर है? साबरमती नदी के किनारे पर है। जबलपुर पूछा जाए तो ये किस नदी के किनारे पर है? नर्मदा, ठीक है ना। जबलपुर की अगर बात होती है तो कहां पर है? नर्मदा नदी पर। हावड़ा या कोलकाता पूछे तो हुगली नदी पर। उज्जैन पूछा जाए तो शिप्रा नदी पर। जमशेदपुर, टाटानगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? स्वर्णरेखा। और नासिक, नांदेड़, भद्राचलम किस नदी के किनारे पर है? गोदावरी नदी के किनारे पर है, ठीक है ना। ये जितने भी नदियों से रिलेटेड है। अजमेर अगर पूछा जाए तो किस नदी पर है? लूनी नदी। विजयवाड़ा पूछा जाए तो किस पर है? कृष्णा नदी। लुधियाना पूछा जाए, फिरोजपुर पूछा जाए तो किस नदी पर है? सतलुज नदी। श्रीनगर पूछा जाएगा तो झेलम नदी। ये पूछा जा भी चुका है, ठीक है ना। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे पर है। उसके बाद गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये भारत की क्या है? सबसे चौड़ी नदी में भी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है और भारत की क्या है? सबसे चौड़ी नदियों में से भी है। सूरत पूछा जाए तो ताप्ती नदी। कटक, संबलपुर किस नदी पर है? तो महानदी। तिरुचिरापल्ली किस नदी के तट पर है? तो ये कावेरी पे हो जाएगा। और बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर है? अलकनंदा नदी। और कोटा, धौलपुर किस नदी के किनारे हैं? तो ये किस पे हो जाएंगी? चंबल नदी। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या तुम लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो ये चीजें है आपको याद रहनी चाहिए। अगला है, बिरजू महाराज इज ए फेमस आर्टिस्ट ऑफ विच डांस। बिरजू महाराज जो है वो एक फेमस आर्टिस्ट है और वो किस डांस से रिलेटेड है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके सामने, भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम या फिर कथक। तो जो बिरजू महाराज हैं उनका संबंध किससे है? कथक से है। ऑप्शन डी हो जाएगा। और कथक जो है वो कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। एक कथकली आता है, एक कथकली आता है। जो कथकली कहाँ का है भाई? केरल का। कथकली कहाँ का है? केरल का। लेकिन अगर कथक पूछा जाता है तो फिर कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। अभी यहाँ पर जितने भी वाद्य यंत्रों से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी यहाँ पर इंक्लूड हैं, ठीक है ना। जितने भी वाद्य यंत्रों से, तो यहाँ पर आपका अगर पूछा जाए सितार, तो सितार से रिलेटेड कौन हो जाएगा? पंडित रविशंकर। तबले से रिलेटेड कौन हो जाएगा? उस्ताद जाकिर हुसैन हो जाएगा। वायलिन से कौन हो जाएगा? एल सुब्रमण्यम हो जाएगा। सरोद से कौन हो जाएगा? अली अकबर खान हो जाएगा। संतूर से कौन हो जाएगा? शिव कुमार शर्मा हो जाएगा। और शहनाई से कौन हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा। तो ये आपके जो वाद्य यंत्रों से रिलेटेड जितने भी हैं यहाँ पर मेंशन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंटिनेंट इज द एंडीज माउंटेन रेंज इज लोकेटेड। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महानदी पर स्थित है या किस महाद्वीप पर? एंडीज एक पर्वत श्रृंखला है, या कहिएगा कि विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? एंडीज है। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी भाई? यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में या फिर अफ्रीका में? तो यहाँ पर कहाँ पर हो जाएगी भाई? ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका, या अमेरिका जो है दक्षिण अमेरिका, उसमें आपकी कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो जो हिमालय है वो नेपाल, भूटान, चीन, भारत और किसमें है? पाकिस्तान के सीमा के साथ लगता है। अगर हम काराकोरम पर्वत श्रेणी की बात करें तो पाकिस्तान, चीन और कहाँ पर है? भारत पर है।
उसके बाद में एक एंडीज पर्वत, अगर अभी अभी हमने पढ़ा, तो ये किसके साथ जाएगा, यहां पर जाएगा दक्षिण अमेरिका। रॉकी पर्वत की बात की जाए तो कहां पर है, कनाडा या यूएस, कनाडा या यूएस में कौन सा पर्वत है, रॉकी पर्वत है। अल्पस पर्वत की बात करें तो अल्पस पर्वत आपका हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, इटली, मोनाको, लिंक्सटीन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी या स्लोवेनिया में हो जाएगा। या फिर एटलस पर्वत की बात की जाए तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ पर्वत है। यूराल पर्वत जैसे पूछा जाता है। ठीक है, काकेशस पर्वत की अगर बात की जाए तो ये रसिया में है। काकेशस पर्वत कहाँ पर है, रसिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया या तुर्की में लगता है। हिंदकुश पर्वत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में साझा करता है। और यूराल पर्वत कहाँ पर है, रसिया में। और ये जो यूराल पर्वत है ना, यूराल पर्वत आपका एशिया और यूरोप को क्या करता है, अलग करता है यूराल पर्वत, ये भी याद रखिएगा। अगला है जो कुल महाद्वीप हैं, टोटल कंटिनेंट की अगर बात करें, कुल महाद्वीप कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन से हैं, एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, और कौन सा है, अंटार्कटिका है। तो ये टोटल कितने महाद्वीप हैं विश्व में, 7 महाद्वीप हैं। और महासागरों की अगर बात की जाए तो कितनी है, कितने हैं महासागर, 5। कितने महासागर हैं, 5 हैं। कौन कौन से, पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, और कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिक महासागर। यानी कि 7 तो कंटिनेंट है और 5 क्या है, कंटिनेंट है, यानी कि ओशियन है। ठीक है ना। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, हु डिस्कवर्ड या हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW का आविष्कार किसने किया, टिम बर्नर्स-ली, रॉबर्ट ई कवान, विंडसर्फ या एंटोनियो म्यूसी। तो WW जो है हम कंप्यूटर वगैरह में यूज करते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब WW लगाते हैं किसी भी साइट को खोलने से पहले, तो ये जो है खोजकर्ता जो है इसके कौन हो जाएंगे, टिम बर्नर्स-ली हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चाय उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है। ठीक है ना, चाय उत्पादन पर कौन सा देश जो है सबसे पहले स्थान पर है, तो कौन हो जाएगा भाई, अरे भाई देश पूछा गया है। ठीक है ना, चाय उत्पादन में सबसे बड़ा जो सबसे ऊपर जो देश है वो कौन सा आता है, चाय उत्पादन में सबसे बड़ा देश, तुम्हारे को पिछली क्लास में शायद अभी ये टी वालों की चल रही थी, नहीं करवाया था क्या, कौन हो जाएगा भाई, तन्मय कहाँ है, कौन हो जाएगा, ब्राजील। कौन हो जाएगा, ब्राजील। चाय उत्पादन में सबसे बड़ा कौन है, ब्राजील। और फिर किसका नंबर आता है, अच्छा इसमें असम था इसलिए बोल रहे थे क्या तुम, चलो बताओ अगला। पोंगल उत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है, पोंगल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, कौन हो जाएगा भाई, पोंगल उत्सव में मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो पोंगल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है भाई, तमिलनाडु। कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु जो है वहाँ पर मनाया जाता है। लेकिन यार एक चीज़ है चलो ठीक है, एक बार तो इसी को याद करो, कहाँ पर हो जाएगा भाई, तमिलनाडु के अंदर हो जाएगा। उसके बाद है इसे थाई पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। शीतकालीन संक्रांति के अंत में, अभी जो मकर संक्रांति गई ना अभी मनाया, और हिंदू सूर्य देवताओं को समर्पित है। और पोंगल पहले दिन को क्या कहा जाता है, भोगी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर है निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे समुद्र नमकीन है, निम्न में कौन सा दुनिया का सबसे समुद्र नमकीन है, या सबसे नमकीन समुद्र कौन सा है, कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, मृत सागर। दुनिया का सबसे जो डेड सी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, डेड सी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर हो जाएगा निम्न में से कौन दुनिया का सबसे खारा जो समुद्र है, तो वो कौन सा हो जाएगा भाई,
डेड सी यानी कि मृत सागर, ठीक है। और फिर दूसरे, अच्छा एक चीज़ और मैं अभी वो क्लियर कर दे रहा हूँ, जो ऊपर अभी अभी पढ़ा है ना हमने, यहाँ पर जो है चाय उत्पादन में सबसे बड़ा देश, तो ये जो ब्राज़ील है ना, ये कौवा उत्पादन में है। किस में है? कौवा, ठीक है ना। कौवा उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। और चाय उत्पादन में कौन है? चाइना। चाय उत्पादन में कौन है? चाइना। और फिर किसका नंबर आता है? भारत का। तो पहले चाइना और फिर क्या आ जाएगा? भारत। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है भाई। और ब्राज़ील जो है अपना करेक्ट कर लेना, किस में है? कौवा उत्पादन में है। अगला है, निम्न में से कौन सा, अच्छा ये हो गया। यहां पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बना है? ढोला सदिया पुल किस नदी पर बना है? तो ये कौन सी है भाई? लोहित नदी पर। कौन सी नदी पर? लोहित नदी पर बना है। लोहित नदी जो है वो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी उसकी सहायक नदी है, तो यहाँ पर हो जाएगा लोहित नदी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। कितनी है भाई? 12। भारत के संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। अब इन सूचियों में क्या क्या लिखा है वो चीज़ याद रख लेना। 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची क्या बताती है? पहली अनुसूची बताती है भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सूची और उनके क्षेत्र और सीमाओं का विवरण। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, तो किस अनुसूची में मिलता है? पहली। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि के वेतन और भत्ते और पेंशन का उल्लेख अगर मिलेगा तो वो किस में मिलेगा? दूसरी अनुसूची में। वेतन और पेंशन भत्ते के बारे में पूछता है तो वो दूसरी अनुसूची में मिलेगा। उसके बाद में तीसरी अनुसूची में क्या मिलेगा? भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और अन्य संवैधानिक अधिकारियों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है वो किस में मिलेगा? तीसरी अनुसूची में, ठीक है ना। भारत के राज्यों का जो अगर उल्लेख बताए तो पहली में, वेतन और भत्ते की बात करें तो दूसरी में, और उनकी शपथ की अगर बात करें तो वो किस में? तीसरी में। और फिर है चौथी में क्या मिलेगी? राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व का अगर विवरण की बात करें तो किस में मिलेगा भाई? चौथी में। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में अगर बात की जाए तो वो किस में हो जाएगी? पांचवी। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन से संबंधित यानी कि स्पेशल राज्य का दर्जा मानिएगा तो वो किस में हो जाएगा? छठी अनुसूची में। और सातवीं में हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में शामिल विषयों का विवरण की अगर बात करें तो वो किस में हो जाएगा? सातवीं। भारत सरकार द्वारा जितनी भी भाषाएं हैं वो किस में मिलेंगी? भाई भारतीय जो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया तो वो किस में मिलेंगी? आठवीं। और नौवीं अनुसूची में अधिनियमों की न्यायाधिक समीक्षा से बाहर रखना। और 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में मिलेगा। किस में मिलेगा? दल बदल के बारे में। 11वीं जो है वो पंचायत के बारे में। और 12वीं जो अनुसूची हो किसके बारे में? नगर पालिका के बारे में मिलेगा। तो ये ऐसे करके 12 अनुसूचियों के बारे में अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए। केरला इज फेमस ऑफ थम्बा। केरल में जो थेम्बा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? केरल में थम्बा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, इसमें से कई चाय के बागान है, इसमें लेगून है, या फिर कुछ नहीं है? तो थम्बा जो है वो क्या है? एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। क्या हो जाएगा? एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, हु इज द ओनली इंडियन इकोनॉमिक्स टू रिसीव द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे? अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अगर किसी को पहले बार मिला था तो वो कौन थे? अमर्त्य सेन। और अभी लेटेस्ट जिसको मिला था 2019 में वो कौन थे भाई? अभिजीत बनर्जी। इनको भी किस क्षेत्र में मिला था भाई? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही मिला था अभिजीत बनर्जी को भी। ये दो भारतीयों को अभी तक क्या है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला है, अंग्रेजों ने किस मुगल सम्राट को रंगून भेजा था? अंग्रेजों ने किस मुगल सम्राट को रंगून भेजा था? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय या बहादुर शाह तृतीय?
तो जो अंग्रेज़ों ने रंगून जेल म्यांमार, ठीक है ना, वहाँ पर भेजा था, तो ये कौन थे भाई? बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट भी थे। अंतिम मुगल सम्राट के नाम से भी अगर क्वेश्चन आता है तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा, और यहाँ पर रंगून भेजने वाले बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। ये बहादुर शाह जफर द्वितीय के नाम से भी आते हैं। भारत आने वाले शुरुआती खोजकर्ताओं में एक मेगास्थनीज था, वह किस देश का था? शुरुआती जो आया था मेगास्थनीज था, वो किस देश का था? मिस्र का था, स्पेन का था, यूनान का था, या फिर इटली का था? तो जो ये मेगास्थनीज आया था, ये आपका था भाई यूनान का। कहाँ का था? यूनान का था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और सेलुकस निकेटर, ठीक है ना, सेलुकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। तो याद रखिएगा यूनान का था ये। अगला है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान जो है वो किस वंश की थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी भाई? रजिया सुल्तान। और वो जो है वो उसका जो वंश था वो कौन सा था? तो कौन से वंश की थी वो? गुलाम वंश की थी। कौन से वंश की? गुलाम वंश की हो जाएगी, ऑप्शन ए, ठीक है ना। गुलाम वंश की जो पहली महिला शासिका या भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अगला है, एक मुस्लिम संत उस स्थान पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। कौन से मुस्लिम संत थे जो उस जगह पे रहते थे जहां पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था? निजामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन चिराग देलवी, बाबा फरुखदीन, या फिर शेख सलीम चिश्ती की जो है वो दरगाह कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा भाई, जो आपका फतेहपुर सीकरी बनाया गया है वो कहाँ पर है? शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है, अकबर ने बनवाया था भाई, उनके साथ एक सूफी संत थे ये, और इन्होंने बनवाया था, और यहाँ पर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, ठीक है ना। उसके बाद में है, ओडिशा अक्सर किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं में घिरा रहता है? उड़ीसा जो है अक्सर किन कारणों से प्राकृतिक आपदाओं में घिरा रहता है, या कौन सी प्राकृतिक आपदा उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आती है? तो सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक आपदा आती है वो कौन सी आती है? वहाँ पर चक्रवात आते हैं समुद्र के अंदर। जो बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी, उसके अंदर लगभग चक्रवात उठते रहते हैं, तूफान, सुनामी जिसको हम बोलते हैं, चक्रवात। तो इसकी वजह से रहते हैं ये उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा। जो तटीय क्षेत्र है, एक तटीय पूर्वी राज्य है, तो सबसे ज़्यादा ये प्रभावित रहता है उन चक्रवातों से। और बाकी अगर देश में हम बात करें तो चाइना और फिलीपींस जो है ना, वो क्या है, इसके प्रभाव में ज़्यादा रहते हैं। फिर बाद में जापान का नंबर आता है। अगला है, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि धार्मिक सुधार के क्षेत्र में ब्रह्म समाज और ब्रह्म सभा की स्थापना थी। वह कौन थे? ये कहिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन में से ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, या फिर भीमराव अंबेडकर जी। तो कौन हो जाएगा भाई? राजा राम मोहन राय। कौन हो जाएगा? राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला है, यह आ जाएगा भाई, किस कानून द्वारा भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र भागों में डिवाइड हुआ था? ठीक है ना, किसके कारण भारत और पाकिस्तान विभाजन हुआ था, या किसके कारण जो है वो आपका यहां पर विभाजन हुआ था? तो ये हो जाएगा भाई, कौन सा कानून हो जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय विभाजन या पाकिस्तान विभाजन? तो ये था भाई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है वो इस अधिनियम के तहत। और योजना कौन सी हो जाएगी? माउंटबेटन योजना। कौन सी हो जाएगी? माउंटबेटन योजना, ठीक है ना। इस माउंटबेटन योजना के तहत अलग अलग हुए थे। और भारतीय अधिनियम की बात करें तो 1947 स्वतंत्रता अधिनियम। अगला है, बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था, या बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन 6 में हुआ था, 3 में, 4 में, या फिर 5 में? किस में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। क्लियर है? 1905 में बंगाल का विभाजन। और रद्द कब हुआ था? 1911 में। बंगाल विभाजन अगर रद्द की बात पूछे तो कब हुआ था? 1911 के अंदर हुआ था। अगला है, सांची का स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट द्वारा करवाया गया था? सांची का जो स्तूप है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, या फिर कौटिल्य? सांची के स्तूप किसने बनवाए थे? तो सांची का जो स्तूप बनवाया था वो किसने बनवाया था भाई? अशोक ने। किसने बनवाया था?
अशोक ने बनवाया था, सांची के जो स्तूप है, अशोक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये है भाई आपके 20 क्वेश्चन जीके के। 15-20 मिनट की क्लास ये है, इसको रिपीटेड कर लेना, देख लेना, और 15-20 मिनट की आपकी जो कैबिनेट वाली है वो रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।